अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 7 का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाली टर्म्स को डिफाइन कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह ये भी 2 न्यू टर्म्स हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब हमने देखा कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन का गेन हो, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, वो जिस भी कंपाउंड के साथ ये तीनों कामों में से कोई भी एक होगा, हम कहेंगे दैट कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो किसी और रिएजेंट की, किसी और केमिकल की वजह से ऑक्सीडाइज हुआ है। अब वो जिस केमिकल की वजह से ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट केमिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट होगा, जिसने दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प की है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम इसको डिफाइन करते हैं एग्जांपल के साथ। क्या चीज़ है ये? जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी है जिंक एंड HCl। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि किसी कंपाउंड, किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल, किसी आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन करनी है। तो अब हम इस रिएक्शन को कैसे प्रोडिक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स कैसे इसको हम देखेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे। जिंक एलिमेंट, ठीक है, अब फ्री एटम, यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्या कोई एटम अटैच है? नहीं, ये किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है। तो हमने रूल नंबर 1 क्या देखा था कि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी जब वो फ्री स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 स्टेट में है, मतलब इसके जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना, वो पूरे हैं। ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं HCl, आ न्यूट्रल कंपाउंड। ये कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, और हाइड्रोजन, हमें पता है हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। हमने +1 असाइन कर दिया, तो +1 को कौन कैंसिल करेगा तो 0 आएगा। +1 किससे कैंसिल आउट होता है? -1 से। ठीक है, तो -1 क्लोरीन के ऊपर होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स ऐसे थे, प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो जिंक, ट्रेस करो जिंक यहाँ से कहाँ गया, ये रहा जिंक। ठीक, तो जिंक 0 फॉर्म से किस फॉर्म में चला गया? यहाँ पे देखो जिंक किसी एटम के साथ अटैच्ड है, मीन्स ये फ्री स्टेट में नहीं है। तो अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब ओवरऑल 0 लिखा है इसके ऊपर, सही। तो जिंक और क्लोरीन के ऊपर चार्ज हम असाइन करेंगे। क्लोरीन हेलाइड में से है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, और जिंक के ऊपर क्या बनता है? -1 को कौन कैंसिल करे तो 0 आता है। -1 को कैंसिल करने के लिए +1 चाहिए। ठीक है, तो जिंक यहाँ पे +1 फॉर्म में है। ठीक, नहीं, यहाँ पे Cl2 टाइम्स है, तो माइनस कितने बार हो गया? -1 एक क्लोरीन का, -1 दूसरे क्लोरीन का। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स होके क्या हो जाएगा? -2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब -2 को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? +2। तो जिंक यहाँ पे +2 फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई आपको। अब आप इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए हैं, किससे गए हैं। तो ये 0 स्टेट में था और इसके पास आ गया है +2 स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो और एक चीज़ रिड्यूस हो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हो, साइड बाय साइड चल रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते थे। ठीक है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और है। हर वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा which involves change in oxidation number। किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, इट मीन्स कि रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक है,
अब हम देखते हैं जिंक जीरो स्टेट से कहाँ चला गया, जिंक +2 स्टेट में। इसका क्या मतलब है, जिंक जीरो और उसमें से जीरो में से हमने ऐसा क्या किया है कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या मतलब, +2 चार्ज का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। इसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं, हम एटम में से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, जस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है पीछे। ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन उतने ही थे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जीरो था जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल थे, तो जीरो हो रहा था। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ पे, एक ही चीज हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही मूव होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या निकाले जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाते। तो क्या किया है यहाँ पे हमने कि इसके पास प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा आ रहा है, मतलब इसके जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स थे हमने उनमें से 2 निकाल लिए हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं ना। ठीक है, सपोज करो कि जिंक में 20 प्रोटॉन्स थे और फिर जीरो स्टेट में है, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 20 थे। ठीक है, मैंने ये कहा कि प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, प्रोटॉन उस एटम के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसके जिंक के प्रोटॉन 20 ही हैं, तो कम या ज्यादा किसने होना है, इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे थे और जीरो आ रहा था, तो यहाँ पे 20 प्रोटॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 प्रोटॉन्स को वो कैंसिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 प्रोटॉन्स तो कैंसिल हो रहे हैं, बट 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बच जाते हैं। ठीक है, जिनका ये चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 20 थे पहले, तो वो 2 कम हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद नहीं रखनी कि इलेक्ट्रॉन कितने थे, प्रोटॉन कितने थे, आपको सिर्फ ये मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने कैसे इसको एनालाइज करना है, जिंक जीरो स्टेट में था ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं उसके पास से। ठीक है, बस इस तरह एज्यूम करना है आपने। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चार्ज अपीयर होता है। ठीक, तो जिंक जीरो से +2 हो गया। इसका क्या मतलब है, जिंक जीरो से +2 होने का क्या मतलब है, देयर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों किए हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर में कोई ऐसा था जिसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला था, तभी तो जिंक ने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, या किसी ने इससे इलेक्ट्रॉन छीने होंगे। ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला था, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ना होता तो जिंक वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता था। ठीक है, तो वो जो भी स्पीशी थी जिसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं या इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना अलाउ किया है, उस स्पीशी ने इसको ये रिएक्शन करना अलाउ किया है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था ना। ठीक है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन किस वजह से, किसी और केमिकल से रिएक्ट करने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे HCl क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। HCl ने इसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प की है, इसकी ऑक्सीडेशन होने में इसने हेल्प की है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एनी केमिकल स्पीशी, एनी केमिकल विच हेल्प्स अदर टू ऑक्सीडाइज, टू गेट ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है ये। ठीक है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, और ये कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब हम और चीज देखते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन भी तो होती है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H+1 फॉर्म में है, क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन -1 फॉर्म में है, और यहाँ पे भी क्लोरीन -1 फॉर्म में है, 2 टाइम्स है ना, तो इसलिए -2 लिखा है, लेकिन एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज ही है, तो क्लोरीन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, क्लोरीन वैसा का वैसा है। ठीक है, हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे था हाइड्रोजन +1 स्टेट में, और आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन
किसी और एटम से अटैच नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही अटैच है। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटम अपने ही एटम के साथ अटैच है, किसी भी दूसरे टाइप के एटम के साथ अटैच नहीं है, तो वो जीरो स्टेट में है। ठीक है, तो हाइड्रोजन +1 स्टेट में था, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। +1 मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है, तो इसने समहाउ यहाँ इस रिएक्शन में कहीं से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये जीरो हो गया है। ठीक है, जो कमी थी वो पूरी कर ली है और न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम रिडक्शन कहते हैं, तो हाइड्रोजन की तो रिडक्शन हुई है, हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ हाइड्रोजन ना होता तो जिंक अपने आप ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता था, यहाँ पे जिंक ना होता हाइड्रोजन अपने आप रिड्यूस नहीं हो सकता था। इन दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की है इस चीज में। ठीक है, जो भी चीज ऑक्सीडाइज हुई है उसके साथ वाला जो रिड्यूस हुआ है ना, जो खुद रिड्यूस हुआ है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, जिस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, जिस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उसने दूसरे को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इन दोनों की मिली भगत से हुआ है। ठीक है, इसने इसकी हेल्प की है ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, और इसने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और ये ऑक्सीडाइज हो सका। ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो ये रिड्यूस हो सका। ठीक है, तो वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, आप इसका याद कर लो, वो स्पीशी, हर वो केमिकल जो कि खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। एक चीज रिड्यूस होगी एक ऑक्सीडाइज होगी ना, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक रिएक्शन के अंदर कहाँ रिडक्शन या कहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, वो पता चल गया। उसके बाद आप ये असाइन कर सकते हो कि जो भी खुद रिड्यूस हुआ है उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, खुद रिड्यूस हुआ है ना तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ये खुद रिड्यूस हुआ है और दूसरे को जिंक को ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है, और जिंक यहाँ पे क्या है, जिंक इज अ मेटल और मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो साथ वाला रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये जिंक यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो इसने हाइड्रोजन को रिड्यूस किया होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये याद रखना है आपने, ऑपोजिट होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच reduces itself and oxidizes others। ठीक है, जिस चीज का वो एजेंट है वो दूसरे के साथ करेगा, ये याद रखना आपने। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये रिडक्शन कॉज करता है, किसी और की रिडक्शन करेगा और खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो हमने देख लिया खुद रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स। ठीक है, हो गया। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि खुद रिड्यूस हो सकें। रिड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर्स, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, यहाँ पे जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, ऑक्सीडाइज तो ऑपोजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होने का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना ना, ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी और को, वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद रिड्यूस होंगे। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स आर गुड डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स।
ठीक है, ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो खुद एक्सेप्ट करेंगे ना, किसी और को डोनेट तो नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख ली हमने, डेफिनेशन देख ली, कंपैरिजन देख लिया। अब now move to page number 120, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज है? ये असल में एक अरेंजमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को, इलेक्ट्रोलाइट को इस तरह अरेंज करते हैं कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रन कर सके। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जिसमें या कोई केमिकल रिएक्शन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन रन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस या सेटअप, या फिर आप कह सकते हो द अरेंजमेंट। ठीक है, ये अरेंजमेंट का नाम है, सीक्वेंस है, सेटअप का नाम है। ठीक है, जो हम कैसे करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं इनसाइड अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और इसका मकसद क्या होता है? टू कैरी अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अभी इस टाइम पे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिख दिया, ये इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस तो हमने पहले देख लिया था, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आप अभी ये देख लो, फिर हम देखते हैं एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोड को पहले डिफाइन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक, तो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? दे आर सिंपली द कैथोड, जो कि नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, और एनोड जो कि पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड असल में द कंडक्टिंग मटेरियल होगा, एनी पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल द हम क्या कह सकते हैं, प्लैटिनम, जैसे मेटल्स का पीस, सिल्वर, जिंक, किसी भी मेटल का पीस ले लें हम। ठीक है, कोई भी ऐसा ऐसा बस एक ऐसा पीस लेना है हमने सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड पार्ट लेना है, ऐसा सॉलिड मैटर लेना है ऐसा, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कैपेबल हो, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे। ठीक है, तो हम उसे बैटरी के साथ अटैच कर देंगे। तो जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा तो उसके ऊपर बैटरी की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पीस ऑफ मेटल के ऊपर। ठीक है, उस पीस ऑफ कंडक्टर के ऊपर। ठीक, तो हम उसे कहेंगे द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसका नाम रख देंगे कैथोड। कैथोड इज ऑलवेज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और फिर इसी तरह हमने दूसरा एक पीस तो नया लगा दिया, एक और हम लेंगे। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, रॉड ले सकते हैं, मेटल का कोई भी पीस ले सकते हैं। ठीक है, उसको हमने लगाया बैटरी के दूसरे एंड के साथ। ठीक, जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं तो वो जो वायर्स होती हैं वो बैटरी के साथ दोनों एंड पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जो पावर सोर्स है उसके साथ दोनों एंड पे कनेक्ट होती हैं। ठीक, तो फिर एक तो हमने लगा दिया जो एनोड बन गया, दूसरे को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा उसके ऊपर बैटरी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर एनोड। ठीक, तो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? द सिंपली सॉलिड कंडक्टर्स। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर्स होंगे और उन्हें हम टू पीसेस को हम लगा देंगे, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, उनके दरमियान एक सॉल्यूशन हम लेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, कोई भी किसी भी चीज़ का ऐसा सॉल्यूशन, जैसे भी आपने सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा है, क्या था, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर, इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ का सॉल्यूशन आपने लेना है जिसके जो कि आयंस प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, जिसके अंदर आयंस हो, चार्जेस हो।
ठीक, जैसे NaCl सॉल्ट होता है ना, उसको वाटर में डिजोल्व करें तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और वो जैसे ही वाटर में डिजोल्व होगा बहुत सारे Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे, साथ ही साथ वाटर के भी OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सब आयंस ही हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो चार्जेस, इस आयन को आप चार्ज देखो तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चार्ज मूव कर रहा है इट मीन्स कि करंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा, ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हों, ठीक है। तो आयंस प्रेजेंट है मतलब वो जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ना, आयंस है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ठीक है। आ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक। बिल्कुल इसी तरह आ कंडक्टिंग पीस ऑफ मेटल और एनी सब्सटेंस, एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। ठीक, तो अब समझ में आया कि 2 इलेक्ट्रोड्स को हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, ठीक। और ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और उसके अंदर जो भी रिएक्शंस होंगे इन आयंस की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, इसकी 3 टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से रिलेटेड 3 टर्म्स हैं। एक तो है द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वर्ड से क्या इंडिकेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चार्जेस हों, जिसमें आयंस हों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें बहुत सारे आयंस हों, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन विच गिव्स मोर नंबर ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, व्हेन इट इज डिसॉल्व तो वो क्या प्रोड्यूस करे, बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो क्या मतलब, इट इज अ गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। जब इतने सारे आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वो एक गुड कंडक्टर होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही पास हो सकती है। एग्जाम्पल, NaCl इन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, और जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का ऑपोजिट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस हों लेकिन वीक, वीक का मतलब है आयंस बहुत थोड़े होंगे, ठीक है, ज्यादा आयंस नहीं होंगे। A solution which gives less number of ions, ठीक है। A solution which has less number of ions, तो उसे हम कहेंगे बहुत थोड़े आयंस है, बहुत थोड़े चार्जेस हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा, इट विल बी अ पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को लेकिन बहुत थोड़ा सा करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। फिर एक टर्म लिखी है यहाँ पे, हम एग्जांपल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH जब वाटर में डिजोल्व होता है तो बहुत थोड़ा सा आयनाइज होता है, ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है यहाँ पे, वो भी जब वाटर में डिजोल्व होता है तो बहुत थोड़ा सा आयनाइज होता है, बहुत थोड़े से आयंस प्रोड्यूस करता है, तो इट इज़ अ बैड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा मगर बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसमें से, ठीक है। अब ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होने देता, जिसमें कोई आयन प्रोड्यूस ही नहीं होता, उसे हम कहते हैं द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन विच गिव्स आयंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट गिव्स आयन, ठीक है, डू नॉट हैव एनी आयन, कोई आयंस नहीं होते इसमें, इट इज नॉन कंडक्टर।
वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकता। और हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं? स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स चलेंगे, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, इसकी क्या एग्जाम्पल है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन, CCl4, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स।